Good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School online classes. Dear student, आज हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी और इसमें अब तक हम लास्ट क्लासों में इसके हिस्ट्री के टॉपिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने आपको सबसे पहले एंशिएंट इंडिया पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर में, फिर हमने सेकंड चैप्टर में आपको मिडिवल इंडिया पढ़ाया। उनके बारे में मैं तब बता चुका हूँ, हिंदू राजाओं से रिलेटेड एंशिएंट इंडिया, मुस्लिम राजाओं से रिलेटेड मिडिवल इंडिया। और उसके बाद में अब हम आज हिस्ट्री का बैक टू बैक थर्ड टॉपिक ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसका मतलब होता है विद्रोह और संघर्ष अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ। अब मैं आपको इसका देता हूं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम आपको चैप्टर की तरफ लेके चलेंगे। फ्लैशबैक हम आपको बताते हैं। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कई दफा कि हिस्ट्री जो है वो 3 टाइप की होती है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। हमारे इंडिया की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलते हुए आपका आता है वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक, पोस्ट वैदिक, महाजनपद पीरियड, उसके बाद में मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, वर्धन पीरियड, और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान तक जो पूरा टाइम पीरियड है वो हम पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया के अंडर। और उसके बाद में फिर यहाँ पर जब हिंदू किंग्स कमजोर होते हैं तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि वहां पर फिर यहाँ पर मुस्लिम लोग आते हैं और मुस्लिम्स में सबसे पहले धोखे से यहाँ पृथ्वीराज चौहान से जीतता है मोहम्मद गौरी। बट यहाँ डायरेक्ट रूल नहीं करता, बल्कि वो अपने गौर रीजन में वापस चला जाता है और वहां से अपना स्लेव गुलाम यहाँ पर भेजता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कि बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो मिडाइवल में सबसे पहले यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी आती है। स्लेव डायनेस्टी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले बनता है, वो कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाता है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर इल्तुतमिश असली मायनों में नींव रखता है। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिर खिलजीज, लोदी, तुगलक, सबका दौर चलता है। और फिर यहाँ पर आते हैं मुगल्स। मुगल्स के अंदर हम बात करें तो बाबर, हुमायूं, बीच में शेरशाह सूरी का भी टाइम पीरियड रहता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये पूरा टाइम पीरियड आप देखते हैं। और जब मैं मिडाइवल पढ़ा रहा तो मैं आपको बता रहा था कि मिडाइवल के अंदर सबसे अच्छा राजा आप एक तरीके से अकबर को बोल सकते हो और सबसे खराब राजा आप एक तरीके से औरंगजेब को बोल सकते हो, बिकॉज औरंगजेब से ये चैप्टर कनेक्ट होगा। हालांकि औरंगजेब मिडाइवल का एक टॉपिक है, बट मॉडर्न पे हम आए कैसे, ये कनेक्ट होगा आपका औरंगजेब से। एक्चुअली अकबर ने जितने भी अच्छे काम किए उनके जस्ट अपोजिट काम किए हैं औरंगजेब ने। अकबर ने सबको साथ जोड़कर चलने में विश्वास किया, बल्कि औरंगजेब ने सबको तोड़कर चलने पर विश्वास किया। औरंगजेब ने सभी धर्मों के खिलाफ काम किए, उनके विरुद्ध काम किए। जैसे कि उसने अपने यहाँ के ही सेक्ट को नहीं छोड़ा। 2 सेक्ट होते हैं मुस्लिम में, सूफी, दो सेक्ट होते हैं मुस्लिम में, शिया एंड सुन्नी। तो वो जिस सेक्ट से था उसके अलावा दूसरे वाले तक को उसने नहीं छोड़ा और मंदिर तोड़वा रहा है, गुरुद्वारे तोड़वा रहा है, सिख गुरुओं के बेटों को दीवारों में चिनवा रहा है, शिवाजी को चैलेंज कर रहा है। इस तरीके के काम करने की वजह से फाइनली उसका राज्य कमजोर हो जाता है। जरोका प्रथा उसने बंद कर दी, जरोका से जो राजा दर्शन देते हैं, और दोबारा से उसने तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जजिया कर। तो इस तरीके के जो उसने काम किए तो मुस्लिम एम्पायर फिर बिखरने लगा, उसकी स्कैटरिंग होने लगी, बिखरने लगा। और बिखरने की वजह से वो टूटा। हर एक रीजन के छोटे राजा के मन में ये विश आने लगी कि मैं इंडिया का राजा बनूं। और फाइनली औरंगजेब साउथ में जीत नहीं पाया। उधर 1707 के अंदर औरंगजेब की हो जाएगी डेथ और वो एक पावरफुल किंगडम अपने हाथ में लेके बैठा था। जैसा भी था, जो भी था, बट इंडिया को यूनाइटेड तो उसने रख ही रखा था अपने हाथों के अंदर। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में मुगल एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। कहीं पर मराठा ये दावा करेंगे कि हम राज करेंगे, कहीं पर राजपूत करेंगे, कहीं पर सिख करेंगे। और ध्यान रहे, आपने एक कहानी पहले सुन रखी है, जब बिल्ली लड़ाई करती है तो बंदर फायदा उठाने के लिए जरूर आता है। और जी हाँ, इधर भी बंदर आया और उस बंदर का नाम है ब्रिटिश कंपनीज। आने को तो इधर, अब देखिए, मैं आपको फ्लैशबैक से लाता लाता इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे ला चुका हूं। मैंने आपको इधर बता दिया इस बारे में कि ये जो अब मैं बातें करने जा रहा हूं, ये पूरा इंट्रोडक्शन आपका इसी का चल रहा है, थर्ड चैप्टर का। हुआ क्या कि यहां पर मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन होने लगा, उसके अंदर टूट फूट होने लगी,
तो हर एक राजा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मराठा हो, सब ये दावा करने लगे कि हम इंडिया के ऊपर राज करेंगे। उसी वक्त वर्ल्ड के अंदर कुछ ट्रेडर्स घूम रहे थे, और वो ट्रेडर थे बच्चों यूरोपियन ट्रेडर्स। उन ट्रेडर्स को क्या बोलते हैं? यूरोपियन ट्रेडर्स। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, कई क्लासेस के अंदर जाएगा, लगभग 8 से 10 क्लास लगेगी। अभी तो सिर्फ इसका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। काफी नंबर रखती है हिस्ट्री आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। हर एक चैप्टर, टोटल 4 चैप्टर है हिस्ट्री के, अभी तीसरे पे हम वर्ल्ड हिस्ट्री का भी इसके अंदर इंक्लूडिंग है। चारों चैप्टर का वेटेज इतना है, मैं ये कहता हूं कि अगर आप 4 चैप्टर भी कर जाते हैं, और जिसको पास होने का खतरा है कि मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं गारंटी देता हूं अगर आप ये 4 चैप्टर कर जाते हैं, आप हिस्ट्री के दम पे पास हो जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर आई यूरोपियन ट्रेडर्स की फौज, और उसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां आई देखिए। डेनमार्क, डेनमार्क से जो कंपनी आई उसको बोलते हैं डच। दूसरे नंबर पे पुर्तगाल, पुर्तगाल से जो कंपनी आई उसको बोलते हैं पुर्तगीज। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे फ्रांस, फ्रांस से जो कंपनी आई उसको बोलते हैं फ्रेंच। और नेक्स्ट ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो कंपनी आई उसको बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बच्चों इसका नाम ईस्ट इंडिया क्यों पड़ा? इसका ईस्ट इंडिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले वहां की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने ये इजाजत दे रखी थी इंग्लैंड की जो महारानी है कि आप ट्रेड करिए वेस्ट में जाके। देखिए आपको पता है जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं तो वेस्ट की तरफ पड़ता है इंग्लैंड, ब्रिटेन वेस्ट की तरफ पड़ता है, और पहले वेस्ट में ट्रेड करने की इनकी पॉलिसी थी। लेकिन फिर जब पुर्तगाल से एक विदेशी यात्री, देखिए पुर्तगाल जो जगह है वहां से एक पुर्तगीज फॉरेन ट्रेडर, और उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो फॉरेन ट्रेवलर है, ये एस शेप का जो अटलांटिक ओशियन बना हुआ है, देखिए इधर आपका ये पड़ता है ऊपर यूरोप, नीचे अफ्रीका, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर पड़ता है साउथ अमेरिका, और बीच में एस की शेप में है अटलांटिक ओशियन। इधर ब्रिटेन और पुर्तगाल वगैरह से पड़ते हैं। तो पुर्तगाल से जहाज में बैठकर वो इस तरीके से भटकता हुआ इंडियन ओशियन जो इंडिया के नीचे पड़ता है वहां पर आ गया, और वहां पर आके उसने एक बहुत ही खूबसूरत देश को देखा जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ था, और उसने उसके अंदर बहुत प्रॉस्पेरिटी देखी, और उस इंडिया का, उस देश का नाम है इंडिया, जिसको कि उस वक्त बोला जाता था गोल्डन बर्ड या गोल्डन स्पैरो। अब देखिए गोल्डन स्पैरो क्यों बोला जाता है, सुनिए। इस चैप्टर से इन सब चीजों का कनेक्शन है। यहां पर मैं कहानी आपको सुनाता हूं रोम की, और वहां के गोल्ड की कहानी सुनाता हूं। देखिए हुआ क्या कि रोम एक बार अमेरिका से बहुत सारा सोना जो है उसको गेट हुआ, जीत गया वो, और रोम का जो किंग है वो एक तरीके से पागल सा हो गया। पहले ट्रेड करने का एक सिस्टम चलता था बच्चों, और उस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। आजकल तो ट्रेड करने का जो सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम। जो मनी वाला जो सिस्टम है, आजकल आप कोई भी चीज लो तो बदले में आपको मनी देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। लेकिन पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पुराने टाइम पे जब पेपर करेंसी, मेटलिक करेंसी ये सब नहीं आई थी, तो उस टाइम पे पूरा ट्रेड चलता था बार्टर सिस्टम से। और इसमें क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक गुड़ के बदले में दूसरा गुड़, या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज चलता था। जैसे आप आज भी देखते हो गांव में जो सब्जी बेचने वाला आता है उसको अनाज दे देते हैं, तो अनाज के बदले में वो आपको दे जाता है सब्जियां। इसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम।
किसी ने अपने घोड़े के बदले में गाय खरीद ली, किसी ने अपने हल को बेचकर कुछ और खरीद लिया। इस तरीके से पूरा बार्टर सिस्टम चलता था। तो बार्टर सिस्टम के अंदर रोम के किंग ने क्या किया, उसके पास में जो गोल्ड आ गया, देखिए गोल्ड बहुत कीमती चीज हुआ करती है एक इकोनॉमी के लिए, तब भी इंपॉर्टेंट थी और आज भी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गोल्ड। किसी के पास गोल्ड है तो इसका मतलब उसकी इकोनॉमी प्रॉस्परस है। लेकिन रोम का किंग इतना फूल था, वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया। उसने बार्टर सिस्टम के अंदर ट्रेड में अपना पूरा सोना निकाल दिया, मैक्सिमम सोना निकाल दिया, और उस सोने के दम पे इंडिया हो गया माला माल, गोल्डन स्पैरो बन गया। देखिए उसने निकाला किस तरीके से। हमारे यहाँ पर या फिर हर एक कंट्री में ट्रेड करने के दो प्रिंसिपल्स होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आज की तारीख में आप कह सकते हो इंडिया कई चीजों को इंपोर्ट करता है, लेकिन पुराने टाइम पे जब इंडिया प्रॉस्परस हुआ करता था एग्रीकल्चर के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, तो इंडिया को इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ती थी, बल्कि इंडिया एक्सपोर्ट करता था। अगर किसी स्टूडेंट को यह भी नहीं पता कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं, कोई चीज की आपको जरूरत हो और अगर आप उसको खरीदें तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और कोई चीज अगर आपके पास में एक्सेसिव क्वांटिटी में हो और अगर उसको आप बेचें तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो पुराने टाइम पर इंडिया को इंपोर्ट की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि एक्सपोर्ट की होती। इंडिया की चाहे बनारसी साड़ियां हो, चाहे इंडिया का कॉटन का कपड़ा हो, चाहे इंडिया की मलमल हो, सभी चीजों की, इंडिया के पर्ल्स, मोती, हीरे, नगीने, सभी चीजों की डिमांड रहती थी। यहाँ के खूबसूरत क्राफ्ट्स की डिमांड रहती थी। तो ये सारी चीजें हमने जानबूझ के रोम को ज्यादा सप्लाई करना शुरू किया, बिकॉज रोम जो है बार्टर सिस्टम के अंदर अपना गोल्ड निकाल रहा, और उस ट्रेड की वजह से उसका मैक्सिमम गोल्ड हमारे पास में आया और हम बन गए सोने की चिड़िया। नेक्स्ट, मैं इससे आगे की बात बताता हूं। इस कदर सोने की चिड़िया बने कि यहाँ के मैं दो तीन मंदिरों के आपको एग्जाम्पल बताता हूं। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर और सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। सोमनाथ टेम्पल की कहानी तो ये है कि उसको एक मुगल आक्रमणकारी, मुगल इन्वेडर महमूद गजनवी, उसने वहां से सोना लूटने के लिए लगभग 17 टाइम्स, 17 बार अटैक किया। उसके बाद अंग्रेज जाने कितना सोना लूट के ले गए, उसके बावजूद आज भी वहां सोने की कोई कमी नहीं है उस मंदिर के अंदर। ये हालात जब वास्को डी गामा ने अपनी विदेशी यात्रा के अंदर, जब वो एस शेप के समुद्र से होता हुआ भटकता हुआ आया और उसने जब इंडिया की इतनी खुशहाली देखी, प्रॉस्पेरिटी देखी, ये हालचाल उसने जाके यूरोप के अंदर सुनाए। सभी लोगों ने जब ये किस्से सुने कि इंडियन ओशन के किनारे एक ऐसा प्रॉस्परस कंट्री बसा हुआ है, तो सभी के मन में एक विश प्रोड्यूस हुई कि हमको वहां पर जाना है और जाके हमको वहां पे मैक्सिमम ट्रेड करना है। और इसी के अंतर्गत, इसी के अंडर ये सारी कंपनियां यहाँ पे आती है। डेनमार्क से आती है डच कंपनी, पुर्तगाल से आते हैं पुर्तगीज, फ्रांस से आते हैं फ्रेंच, और ब्रिटेन से आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां की महारानी एलिजाबेथ ने जब वास्को डी गामा के थ्रू ये किस्से सुने तो उन्होंने कहा कि लुक ईस्ट, जो कि आजकल हम ये पॉलिसी अपना के चल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री अपना के चल रहे हैं कि वेस्ट की तरफ बहुत देख लिया, अब जरा ईस्ट की तरफ भी देखो, सिंगापुर की तरफ देखो, इंडोनेशिया की तरफ देखो, फिजी नाम की कंट्री की तरफ देखो। तो सेम टू सेम महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि वेस्ट का ट्रेड बहुत हो गया, ईस्ट में अगर कोई कंट्री इतना प्रॉस्परस है तो जाइए और वहां पर ट्रेड कीजिए। और उसके लिए महारानी एलिजाबेथ ने एक अलग से कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इंडियन उस वक्त के जो सिनेरियो था, हालत था, उसके साथ जोड़ता हूं। तो मैंने आपको बिल्ली वाला और बंदर वाला एग्जांपल दिया। यहां पर कंपनियां ट्रेड करने के लिए आना शुरू हो चुकी है। कोई मसालों का ट्रेड कर रहा है, कोई जो आपके आलमंड्स और जो केशू और ये ग्राउंड नट, इनके ट्रेड कर रहा है, कोई ग्रेन्स के ट्रेड कर रहा है, कोई कॉटन के कर रहा है। इस तरीके से अलग अलग ट्रेड कर रहे हैं। और उसके अंदर ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी आई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब से अलग हटके थी। मैं उसका कारण बताता हूं क्यों हटके थी। देखिएगा आप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में उस वक्त पैसा बहुत था। अब कारण इसका आपको जानने में इंटरेस्ट होगा कि सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में इतना पैसा क्यों था, मैं भी क्लियर कर देता हूं। देखिए, जो ब्रिटेन है
उसकी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने एक टाइम पे आज की जो सुपर पावर अमेरिका है उस तक को गुलाम किया हुआ है। ब्रिटेन के पास पैसा क्यों था? क्योंकि ब्रिटेन एक पॉलिसी पे चल रहा था और उस पॉलिसी को बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। ब्रिटेन एक पॉलिसी पे चल रहा था और उस पॉलिसी को बोला जाता है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक देश जो कि अलग अलग जगह पर जाकर पहले ट्रेड कर रहा है, वहां अपनी कॉलोनीज बना रहा है और फिर वहां अपनी गवर्नमेंट्स बना रहा है, उन लोगों को गुलाम कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। और कॉलोनाइजेशन के अंदर ब्रिटेन ने अमेरिका तक को नहीं छोड़ा, अमेरिका तक को गुलाम बनाया हुआ है, अफ्रीका को, इंडिया को, सबको उसने गुलाम बनाया, बर्मा को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको गुलाम उसने बनाया हुआ है। कॉलोनाइजेशन के अंदर ब्रिटेन जब जगह जगह अपनी कॉलोनीज डाल रहा था तो वहां पर उसकी एक्स्ट्रा इनकम होने लगी। एक्स्ट्रा इनकम हुई तो देखिए इकोनॉमी जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर फंडा होता है कि जब भी अपनी एक्स्ट्रा इनकम होती है, जब एक्स्ट्रा पैसा आता है तो हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लगाना चाहते हैं उस पैसे को, ताकि पैसे से पैसा क्रिएट हो। तो ब्रिटेन ने भी यही सोचा। ब्रिटेन के पास जब अलग अलग कॉलोनीज होने की वजह से एक्स्ट्रा पैसा आया तो ब्रिटेन के यहाँ पर, ये मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ब्रिटेन के यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन हुआ और उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर ब्रिटेन ने क्या किया? बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लेके आया ब्रिटेन। देखिए टेक्नोलॉजी कौन ला सकता है, टेक्नोलॉजी कौन बना सकता है, कौन खरीद सकता है? जिसकी जेब में पैसा हो, बिकॉज टेक्नोलॉजी सेटअप करना या फिर लगाना बहुत महंगा पड़ता है। ब्रिटेन के पास में जगह जगह लूटा हुआ पैसा था जो कॉलोनीज के थ्रू उसके पास आया, उस पैसे को उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लगाया, नई नई टेक्नोलॉजीज में लगाया। उससे ब्रिटेन के काम में फिनिशिंग आने लगी, जो मशीनों से काम होने लगा, काम जल्दी होने लगा और ब्रिटेन के पास में इनकम की भरमार हो गई। इसलिए ब्रिटेन इतना अमीर था और ब्रिटेन ये मान के चल रहा था कि हमको अलग अलग जगह अब और ट्रेड बढ़ाना है। इसी फहरिस्त में वो इंडिया के अंदर आता है और इंडिया के अंदर वो फिर से उसको कॉलोनी बनाने की कोशिश करता है। अब देखिए मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूं। इंडिया में उस टाइम पे हमारे राजा लोग लड़ रहे हैं, ब्रिटेन के लोग यहाँ पर ट्रेड करने आए, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ट्रेड करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद था ट्रेड टू टेरिटरी। उनका मकसद था ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि ट्रेड से कैसे इसको अपनी टेरिटरी बनाया जाए, कैसे इसको अपना साम्राज्य बनाया जाए। और इसके लिए ब्रिटेन के लोग थोड़े दिनों तक ट्रेड करते रहे और जो कंपनी आई थी वो भी ट्रेड करती रही, लेकिन ब्रिटेन ने ज्यादा दिन तक इसमें संतोष नहीं किया, उसको इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो सबसे पहले बंगाल, बॉम्बे, मद्रास इधर कंपनी लगाते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे इंडिया के हालात को नोट करते हैं कि यहाँ तो लोग लड़ रहे हैं। तो ब्रिटेन ने सबसे अलग हटके एक पॉलिसी स्टार्ट की, डियर स्टूडेंट्स, और उस पॉलिसी को बोला जाता है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो एंड राज करो, ये इन्होंने नीति अपनाई। और कंपनियों ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ यहाँ पर ट्रेड करने आई थी। लेकिन ये जो कंपनी आई है इसने यहाँ के राजाओं के झगड़े देखे, उनके डिस्प्यूट्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स देखे और उनके अंदर उसने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। एक अगर मुस्लिम राजा किसी हिंदू राजा से लड़ रहा है या फिर एक मराठा किसी और से लड़ रहा है तो कंपनी क्या करती? दोनों के पास में जाती, दोनों के मीठी मीठी बातें करती और दोनों को आपस में लड़वाती और लास्ट में जब दोनों फिनिश हो जाते तो वहां कंपनी बैठ जाती। इस तरीके का इसने फंडा शुरू किया, यानी मुस्लिम एम्पायर और जो जितने भी एम्पायर है वो जो कमजोर होते जा रहे हैं उनको और कमजोर करने का काम कंपनी कर रही है और धीरे धीरे ट्रेड से वो टेरिटरी की तरफ जाएगी, देश को फिर वो करेगी गुलाम, देश को गुलाम करेगी, देश का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करेगी। यहां से सामान फ्री में या फिर बहुत कम दाम में उठाया, यहां से लिया, पैक किया और इंग्लैंड में जाके उसको मैन्युफैक्चर करके उससे प्रोडक्ट बनाएगी और उस प्रोडक्ट को महंगे दामों में बेच के और भी अमीर हो जाएगी। यह उनका क्लियर फंडा था और इस फंडा के अंदर इंडिया जो है उसके हाल बिगड़ गए बिल्कुल। इंडिया गरीब से गरीब हो गया, लाखों लोग भुखमरी के मारे, हंगर, स्टारवेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और जाने कितने नेचुरल उस टाइम पे फेमाइस आए, अकाल पड़े
उन सब की वजह से इंडिया के लोग मरते गए और कंपनी उनका सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हर तरीके का एक्सप्लॉइटेशन करती रही। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कई तरीके के उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किए हैं। आपको मूवीज के अंदर देखने को मिलता है किस तरीके से कोड़े बरसा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, फांसी पे लटका रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें उन्होंने, इसमें गांधी जी तक को नहीं बख्शा। तो फिर अंग्रेजों के जब ये अत्याचार, ये एट्रोसिटीज बढ़ती गई, तो फिर यहाँ के लोगों ने फाइनली जागना शुरू किया और इसकी शुरुआत होती है 1857 से। 1857 के अंदर अंग्रेजों को पहला झटका लगता है 1857 में, जब उनकी ही बनाई हुई सेना उनके खिलाफ बगावत कर देती है। अंग्रेजों ने यहीं के इंडिया के लोगों को जोड़ के सेना बनाई थी, लेकिन सेना में कुछ असेटिस्फैक्टरी बातें थी, जो कि असंतोष की बातें थी, जो कि अंग्रेजों की वजह से उनके लिए क्रिएट हुई। जैसे कि हथियार से रिलेटेड, धार्मिक कुछ उन्होंने बैन लगा रखे थे, उनसे रिलेटेड सेना में एक बगावत हुई, एक रिवॉल्ट हुआ और पहली क्रांति हमको 1857 की देखने को मिली। उसके बाद में यहाँ के लोगों में हिम्मत आ गई है। 1889 में फिर कांग्रेस बनती है, फिर उससे आंदोलन के अलग अलग ग्रुप्स निकलते हैं, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, और फिर आता है महात्मा गांधी का दौर। इस दौरान कई लोग आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं, बुक्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स लिखते हैं, उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बातें लिखते हैं, और उसमें से कई लोग तो फिर बम भी फेंकते हैं अंग्रेजों के कोर्ट्स के ऊपर, अंग्रेजों के बंगले के ऊपर, उनकी हत्या कर देते हैं। इनको रिवोल्यूशनरीज बोलते हैं, क्रांतिकारी, एक्सट्रीमिस्ट। उनको फांसी पे लटकाया जाता है, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सारे लोगों को। इसके बाद में फिर महात्मा गांधी का दौर आता है। महात्मा गांधी दोनों ही फंडों को यूज करते हैं, लिबरलिज्म को भी यूज करते हैं और एक्सट्रीमिज्म को भी यूज करते हैं, और अहिंसा का एक नया प्रिंसिपल लेके आते हैं। अहिंसा के प्रिंसिपल के अंदर वो कई तरीके के आंदोलन करते हैं, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और फाइनली इस तरीके से देश जो है 1947 में पूरे 100-150 साल बाद जाके अंग्रेजों से आजाद होता है। ये पूरी की पूरी कहानी इस चैप्टर के अंदर बता रखी है आपको। तो मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया, उम्मीद करता हूं आपको पूरा इंट्रोडक्शन में समझ में आया होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉपरली बुक से। देखिएगा, the western countries discovered colonies in different countries to fulfill their economic goals and later on to set up their empire at these places. वेस्टर्न कंपनी से जो मैंने आपको बताया वही अब निकल के आ रहा है। वेस्टर्न कंपनीज ने अपने इकोनॉमिकल गोल पूरा करने के लिए कुछ जगहों पर जाके राज करना शुरू किया। फिर ब्रिटिश कॉलोनियल एरा इन इंडिया बिगेन विद ट्रेचरी, एट्रोसिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन। और अंग्रेजों का जो कॉलोनियल टाइम पीरियड है ये शुरू होता है उनके अत्याचारों से और वो जो लोगों का शोषण करते हैं उससे। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इंडिया वाज ए प्रॉस्परस नेशन। पुराने टाइम में इंडिया बहुत खुशहाल देश हुआ करता था। देयरफॉर अलोंग विद वर्ल्ड्स अदर कंट्रीज द ब्रिटिशर्स ऑलवेज eyed India with good and were always in search of opportunities to exploit। भारत की समृद्धि को देख के अंग्रेजों की हमेशा इस पर नियत थी, हमेशा इस पर आग थी भारत पर, और वो भारत के अंदर एक बार घुसने का मौका देख रहे थे। The Britishers arrived in India in the form of traders. Soon they transformed themselves into rulers। अंग्रेज जो है यहाँ पर व्यापारी बन के आए, ट्रेडर बन के आए, लेकिन धीरे धीरे वो कब यहाँ पर राजा बन बैठे पता ही नहीं चला। ड्यू टू द ब्रिटिशर्स इंडिया सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल फैब्रिक एंड इथोस सिस्टम एंड्योर्ड अ सिग्निफिकेंट सेटबैक। और अंग्रेजों के भारत में आने की वजह से हमारे सोशल को, हमारी कल्चर को, हमारी इकोनॉमी को, सबको एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1757 टू 1857, ये आपका है पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद। देखिएगा, स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस
from 1757 to 1857। बच्चों 1757 कौन सा टाइम पीरियड है? देखिए अंग्रेज यहां पर आ चुके हैं। आने के बाद उन्होंने सबसे पहला अपना टारगेट बनाया बंगाल को। बंगाल के अंदर उस टाइम पे एक राजा हुआ करते थे, सिराज उद दौला। इनका राज यहां पर उस वक्त हुआ करता था। सिराजुद्दौला बड़े तरीके से वहां पर राजकाज चला रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसको डिस्टर्ब किया। उनके एक कमांडर को अपने साथ में मिला के, और उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपने साथ ले लिया और फाइनली सेना युद्ध लड़ी ही नहीं, और सिराजुद्दौला को उन्होंने द वार ऑफ प्लासी के अंदर हरा दिया। और ये वार हुआ था 1757 के अंदर। वहां से लोगों के अंदर एक आक्रोश, एक एंग्रीनेस, जो गुस्सा है वो जनरेट होता है, और वहां से उनके मन में ये बात होती है कि अंग्रेज तो हमारे साथ में गलत करने लगे हैं, ये तो ट्रेड करने आए थे पर ये तो हमको एक्सप्लॉइट करने लगे हैं, एट्रोसिटीज बढ़ाने लगे हैं। और वहां से ये फीलिंग जनरेट होती है। अंग्रेजों के अत्याचार, दिनों दिन उनकी एट्रोसिटीज बढ़ती जाती है। वो अवध जिसको की उम्मीद भी नहीं थी कि अंग्रेज हमको भी गुलाम करेंगे, हमको भी अनेक्स करेंगे, उसको भी अंग्रेज गुलाम करते हैं। और फाइनली सेना को भी बहुत कंट्रोल करने लगते हैं, और सेना के अंदर फिर जनरेट होगी 1857 की रिवोल्ट। इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज जो भी हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है उसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।